गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा वेक्टर पे लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और वर्कशीट पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। दैट मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर के लेक्चर नंबर 9 में हमने वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्कशीट आई होप कि सबके पास होनी चाहिए और सबने वर्कशीट को ट्राई करना चाहिए। ये वर्कशीट कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो आपको ये आइडिया आ जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक के साथ। और सेकेंड टॉपिक क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, दो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आ चुका है। 2019 में इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, दो वेक्टर हमें गिवन दिए। इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 12, देन वन सच वेक्टर इज। मतलब देखो क्या बोला गया, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, एक वेक्टर है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 है। तो हमें पता करना है कि वो वेक्टर क्या है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि लेट जो वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेट वो वेक्टर है सी। ठीक है, सी है तो मैं चलो इसको C1i प्लस C2j प्लस C2k ले लेता हूँ। हेलो, हाँ, ओके। सो वेक्टर सी हमने ले लिया, C1i प्लस C2j प्लस C3k। ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया। अब कंडीशन क्या दी है हमें? इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को कैसा है? परपेंडिकुलर है। सो पहले देखते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आएगा? करो दोनों के एडिशन, 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j, 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j प्लस 2k माइनस 2k कैंसल। देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा 3i माइनस आई 2i, 2j माइनस 2j कैंसल, 2k माइनस और माइनस 2k, तो ये हो जाएगा प्लस 4k। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ बोला गया ना, देन उसका मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया, तो मॉड ऑफ वेक्टर सी दिया है अपने को। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर सी कितना दिया है? मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 12। बात समझ में आ रही है ना? इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया है 12, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 144। अच्छा, वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। चलो वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो C1 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4C1, C2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4C2, और C3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो C1 की वैल्यू किसके बराबर में आ गई? C1 आ गया माइनस C2 के बराबर में, C1 आ गया माइनस C2 के बराबर में। देन उसके बाद वेक्टर सी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इफ अ वेक्टर मतलब कौन सा? वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, ये भी 0 आ जाएगा। तो वेक्टर सी का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई का कंपोनेंट C1 और इधर आई का कंपोनेंट C2, तो हो जाएगा 2C1, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं।
जे का कोएफिशिएंट C2 है और इधर जे का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा। के का कोएफिशिएंट C3 है, के का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4C3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अच्छा 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा C1 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया। चलो अब क्या करें, इसमें पुटअप कर देते ना। देखो C1 का स्क्वायर रहने देते हैं प्लस C2 का स्क्वायर। अच्छा C2 कितना आएगा, माइनस C1 आ जाएगा, तो माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C3। अच्छा देखो यहाँ से C3 कितना आएगा, C3 आएगा माइनस 1/2 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। समझा क्या? ये देखो ये C1 का स्क्वायर, फिर C2 कितना है, C2 है माइनस C1, तो C2 की जगह रखा मैंने, यहाँ से देखो C2 कितना आ जाएगा, माइनस C1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से C3 कितना आएगा, C3 देखो इसको शिफ्ट किया तो माइनस C1, 2 को शिफ्ट किया तो माइनस 1/2 C1 हो जाएगा, C3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 144। C1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर 2 टाइम्स C1 का स्क्वायर और 1/2 चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 2C1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये कितना होगा 1/4 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144। देन ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9, तो 9 C1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 144। तो C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144 इंटू 4 अपॉन में आएगा 9, तो C1 इज इक्वल टू कितना आएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो C1 आ जाएगा 8, C1 आ जाएगा 8, एक्चुअली प्लस माइनस 8 आएगा। ठीक है, अच्छा C1 अगर प्लस माइनस 8 आ गया तो C2 कितना आएगा, C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ माइनस 8 आ जाएगा। C1 के जगह क्या रखा, प्लस माइनस 8, तो ये प्लस माइनस -8 आ जाएगा। और C3 कितना आ जाएगा, फिर C3 ये देखो यहाँ से C3 देखते हैं, तो C1 कितना है, C1 है प्लस माइनस 8, उसको शिफ्ट किया तो प्लस माइनस ऑफ -8 फिर 2, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस ऑफ -4। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अच्छे से देखो। ठीक है, चलो आपके पास C1 आ गया, C2 आ गया और C3 भी आ गया। C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। ठीक है, सो वेक्टर C कितना आएगा, फिर वेक्टर C आ जाएगा, C1 कितना है प्लस माइनस 8i हो जाएगा, प्लस C2 कितना आ गया, C2 आ गया प्लस माइनस 8j हो जाएगा, और C3 कितना आया, C3 आ गया प्लस -4k। ठीक है, अच्छा कॉमन क्या निकल रहा है, प्लस माइनस 4 सब में से कॉमन निकल रहा है, प्लस माइनस 4 सब में से कॉमन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, यहाँ आ जाएगा -2j और यहाँ आ जाएगा -k। तो यहाँ से हमें तो दो चीज़ें पता चली कि वेक्टर C की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव के साथ 2i -2j -k, और अगर एक नेगेटिव 4 के साथ ले तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, -2i + 2j + k। तो ये दो वेक्टर से आ रहे हैं हमारे पास। तो देखो ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, तो 4 + 2i - 2j - k ये मैच हो रहा है, ये हो रहा है क्या मैच, 4 - 2i नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो उन्होंने क्या कहा है, लेट ए स्मॉल ए कोई कांस्टेंट नंबर है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ऑन दी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, देन सेट एस। अब उन्होंने क्या किया, इस वेक्टर चैप्टर को थोड़ा बहुत सेट के कंसेप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। मतलब उन्होंने, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को उन्होंने दो तरीके से या दो चैप्टर के हेल्प से उसको बनाया, एक सेट और एक वेक्टर। ठीक है,
बट अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है वेक्टर का और सेट का तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या सेट एस क्या होगा, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, या सेट एस के अंदर एग्जैक्टली 2 नंबर्स आएंगे, या कंटेन एग्जैक्टली 2 नंबर्स ओनली वन ऑफ विच इज पॉजिटिव, 2 नंबर आएंगे बोलते जिसमें से एक पॉजिटिव होगा। और सेट एस क्या कह रहा है, सेट एस के अंदर ए एलिमेंट है इस तरीके से कि वेक्टर है, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। बस इसी लाइन को देख के पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है और क्या करना वो भी समझ में आ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। तो आपको पता है ये कोप्लेनर है, तो फिर बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ आ जाएगा A1 3 2 1 माइनस A और A-2 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते तो पहले A लिया, रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया 3 माइनस, ये हो गया -2A माइनस A, तो +2A हो गया, ठीक है। फिर लिया -1, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, ये हो गया 6 माइनस +A², फिर +3 लिया, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, ये हो जाएगा -4 माइनस A इज इक्वल्स टू 0। देन A से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3A माइनस 2A², -1 से मल्टीप्लाई करने पे होगा -6 माइनस A², और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे -12 माइनस 3A इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, देन इसके बाद अब इसको आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -2A² माइनस A², तो -3A² हो जाएगा। अच्छा, +3A और -3A हो जाएगा कैंसिल। देन उसके बाद -6 और -12, -6 और -12 हो गया -18 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3A² की वैल्यू कितनी आ गई, -18। तो A² की वैल्यू कितनी आ गई, A² की वैल्यू -6। तो ये चीज़ आपको क्या बोल रही है कि A² करने पे -6 आ रहा है, बट हमें तो पता है कि किसी और A कहाँ बिलोंग करता है, बोलते रियल नंबर में। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब A की कोई भी वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ A की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस वजह से ABC क्या बने, कोप्लेनर बने, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यूज लाई नहीं करेगी, मतलब S कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश तो की थी क्वेश्चन को सेट और वेक्टर ये 2 चैप्टर मिला के बनाने की, लेकिन अगर आपको बहुत मामूली सा भी नॉलेज है सेट का तो भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, अल्फा इज इक्वल्स टू, वेक्टर अल्फा दिया है 3i + j, वेक्टर बीटा दिया है 2i - j + 3k। इफ वेक्टर बीटा is equals to vector β1 minus β2 where β1 is parallel to vector alpha and β2 is perpendicular to vector alpha, then vector β1 cross β2 ये फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को इसमें गिवन दी है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले में हमें ये बोला गया कि वेक्टर β1 ये पैरेलल है किसको, वेक्टर अल्फा को। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा वेक्टर β1 ये इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर अल्फा आ जाएगा। आपको पता है सबको कंडीशन ये क्या है, किसकी कंडीशन है, कोलिनियर की। पैरेलल यानी क्या, कोलिनियर। तो वेक्टर β1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो वेक्टर β1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू वेक्टर अल्फा, लैम्बडा इंटू वेक्टर अल्फा कितना, 3 λi प्लस लैम्बडा j हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हमें क्या बोला गया, यहाँ देखते हैं वेक्टर बीटा इज इक्वल्स टू क्या गिवन दिया है, वेक्टर β1 माइनस वेक्टर β2, ठीक है। वेक्टर बीटा गिवन दिया है, वेक्टर β1 माइनस वेक्टर β2। तो हमारा मेन एम क्या रहेगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर β1 क्रॉस वेक्टर β2। तो β1 फाइंड आउट करेंगे और β2, वेक्टर β1 वेक्टर β2 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से मुझे वेक्टर β2 पता चल जाएगा, वेक्टर β2 यानी वेक्टर β1 माइनस वेक्टर बीटा। सो वेक्टर β2 वेक्टर β1 ये रहा वेक्टर β1 3 अल्फा i प्लस अल्फा j
इसमें से माइनस करना वेक्टर बीटा देखो 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। ओके, सो वेक्टर बीटा टू 3 अल्फा आई माइनस 2i, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2i। उसके बाद अल्फा जे माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, तो ये अगर जे कॉमन निकला तो अल्फा प्लस 1 जे आएगा प्लस 3k, ठीक है। ये आ गया आपका वेक्टर बीटा टू, ठीक है, वेक्टर बीटा टू आ गया। और कुछ अपने को गिवन दिया है क्या? हाँ, ये भी बोला है कि वेक्टर बीटा टू परपेंडिकुलर है किसको? वेक्टर अल्फा को। वेक्टर बीटा टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा, यानी कि वेक्टर बीटा टू का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर अल्फा के साथ। कितना आएगा? 0। चलो वेक्टर बीटा टू और वेक्टर अल्फा का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आएगा कंपोनेंट 3 और इधर आएगा कंपोनेंट ये है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 9 लैम्बडा माइनस 6 होगा, प्लस जे का कंपोनेंट लैम्बडा प्लस 1 और इधर जे का कंपोनेंट 1, तो ये होगा लैम्बडा प्लस 1। अच्छा, इधर के का कंपोनेंट 0 है और उधर 3, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया? देखो 9 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 10 लैम्बडा हो जाएगा, 9 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 10 लैम्बडा, और ये कितना हो गया? -5, उधर गया +5, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1/2। चलो लैम्बडा आ गया तो फिर बीटा 1 बीटा 2 निकल जाएगा। देखो तो बीटा 1 कितना आएगा आपका? लैम्बडा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखने पे कितना देगा? 3/2i प्लस 1/2 j, ये होगा वेक्टर बीटा 1। अब इसी लैम्बडा की वैल्यू को इसमें रखते तो वेक्टर बीटा 2 मिल जाएगा हमें। ओके, सो वेक्टर बीटा 2, चलो कैलकुलेशन कर देखो। लैम्बडा की जगह 1/2, तो ये 3/2, ठीक है। 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 कितना? -1/2 i आएगा। फिर इस लैम्बडा की जगह 1/2 प्लस 1 3/2, सो 3/2 j हो जाएगा प्लस 3k। ये आ गया अपना वेक्टर बीटा 2। तो देखो वेक्टर बीटा 2 वेक्टर बीटा 1 दोनों आ गए। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना था? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर बीटा 1 क्रॉस वेक्टर बीटा 2। अच्छा, क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट में i j k। वेक्टर बीटा 1 कितना है? 3/2 1/2 0, और वेक्टर बीटा 2 -1/2 3/2 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये तो 0 हो गया, सॉरी कितना हो जाएगा? 3/2 और ये तो 0 हो गया, माइनस फिर j ले लिया, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को, ये कितना हो गया? ये हो गया 9/2 और ये 0 हो जाएगा, प्लस फिर k लिया, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को छोड़ देते, ये कितना हो गया? 9/4 माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली कितना मिल रहा है हमें? अगर आप ऑप्शन से चेक करो तो 1/2 सब में से कॉमन निकल रहा है, तो 1/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 9j, और यहाँ कितना आ रहा है? देखो 10/4 का मतलब 5/2, तो 1/2 कॉमन निकला तो 5k आ गया। तो ये मैच कर रहा है किससे के साथ? वेक्टर बीटा 1 क्रॉस वेक्टर बीटा 2, ये रहेगा फाइनल आंसर। तो ये मैच कर रहा है। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक 3 लैम्बडा i माइनस 2 i, तो 3 लैम्बडा माइनस 2 i, लैम्बडा j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, माइनस चाहिए था यहाँ, ठीक है, ये चाहिए माइनस, तो ये अगर माइनस हो ना तो फिर यहाँ पे भी कितना आएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस आ गया तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। अब आई लिया, रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया? -3/2, ठीक है, -3/2, फिर j लिए, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, तो -9/2 प्लस k लिए, फिर उससे रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, तो ये तो ठीक है। -1/2 कॉमन, या फिर 1/2 अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए। ये किसके साथ मैच कर रहा है? देखो ये बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है।
1/2 -3i प्लस 9j प्लस 5k। ओके, तो अच्छा ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है ना, 2019 अप्रैल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अगर आपका बेसिक देखो, मैंने 18, 19 और 20 में खास करके हमने जब देखा है तो वो क्वेश्चन दिए कि जिसमें आपका अगर बेसिक बहुत अच्छा है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े अपने को कंसेप्ट पता होने चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपके जेईई मेन के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेन अप्रैल में पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने क्या किया ना, क्वाड्रेटिक और वेक्टर को मिला के बना दिया। मतलब क्वाड्रेटिक का बहुत बेसिक वाला पार्ट आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला, वेक्टर ए वेक्टर बी फॉर सम रियल वैल्यू x, देन mod of vector a cross vector b is equals to r if possible, if is possible if, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के मॉड की वैल्यू कितनी दी है, r दी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा बोलते जब r की कंडीशन ये दी है हमें, तो हमें ये पता करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो मुझे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करते आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i j k, ये हो जाएगा 3 2 x और ये हो जाएगा 1 -1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आई लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दे दिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस j लिया, फिर उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दे दिए, कितना हो गया 3 माइनस x हो गया, प्लस फिर k लिया, फिर उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दे दिए, कितना हो गया -3 -2 हो गया। अच्छा, तो ये फाइनली x प्लस 2 i आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3j होगा और ये हो जाएगा -5k। ये कितना आ गया हमारे पास, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आ गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। बट हमें क्या बोला गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b r किसके बराबर में, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के बराबर में, यानी कि मॉड निकालना होगा। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस फिर आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 25, तो दिस इज r अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, नाउ 4x माइनस 6x माइनस 2x, 4 प्लस 9 13 प्लस ये दिस इज 38, ठीक है ना, ये हो जाएगा 38, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक का बहुत बेसिक कंसेप्ट का हमें यूज़ करना है। तो उस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स, जैसे लेट से कि ये है y आपका, ठीक है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो सबसे y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी √8, यानी y की वैल्यू कैसे आएगी √8 और उससे ग्रेटर आएगी। बात समझ में आ रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, एक्स स्क्वायर मिनिमम कितनी वैल्यू देगा 0, तो जब ये 0 देगा तो 0 प्लस 8 8, तो y कितना देगा √8 देगा, ठीक है, या √8 देगा या तो फिर इससे ज़्यादा देगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा आएगी, तो 0 जब आएगी तो y की वैल्यू √8 हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछते हैं कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 दिया है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 दिया है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये सबसे पहले इसके बारे में सोचो, ये कितनी मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, ये मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, स्क्वायर है तो 0 देगा, यानी 0 या 0 से ज़्यादा देगा, तो जब ये 0 देगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा √10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी √10 आएगी या तो उससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको, ओके। तो अब यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले देखो 2 तो कॉमन निकला, क्या बचा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी 1/4, मैंने 1/4 ऐड किया 38 माइनस 1/4, ठीक है। सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या किया, कुछ नहीं किया, 2 कॉमन निकला तो अच्छा 38, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 19 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाले सब में से तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस एक्स बचा, थर्ड टर्म हमने एडजस्ट कर लिया। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह देखी होगी ना 10 क्लास में, उसमें हम लोग करते थे। तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्सट्रैक्ट किया, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अच्छा ये ब्रैकेट में आ गया ऐसा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 75 हो रहा है, देखो 19 4 76 माइनस 1 75/4, ठीक है ओके। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 2, तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 75/2। अब बात आ रही है कि r की वैल्यू क्या होगी ना, r की, तो ये सोचो कि पहले इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर है तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, कम से कम वैल्यू कितनी आएगी 0, स्क्वायर है ना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो अच्छा जब ये 0 हो जाएगी, जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कौन 75/√2, यानी r की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 75/√2 मिनिमम वैल्यू, या फिर उससे ग्रेटर आएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये है 25/3, तो r की फाइनल आंसर कितना आएगा 5√3/2, तो r की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5√3/2, कहीं है क्या, हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ना ये तो आपको भी आ जाता है, यहाँ तक सॉल्व करना तो आपको भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका फिर यहाँ से आगे का, और ये कहाँ पे हमने डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया, ठीक है ना। एक बार फिर से आपको और थोड़ा सा याद दिला दूँ, अगर मान लो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए देखो 7 पे तो कोई असर नहीं, 7 तो कांस्टेंट ही है, जो कुछ भी चेंजेस आएंगे इसमें आएंगे। अब ये होल स्क्वायर होने की वजह से ये कम से कम कितनी वैल्यू देगा, 0 देगा। जिस दिन ये सबसे मिनिमम वैल्यू 0 देगा तो y कितना आएगा, √7 आ जाएगा। तो ये या तो 0 देगा या तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी √7 या उससे ग्रेटर आएगी। अच्छा यहाँ पे अगर 2 भी होता तो भी अगर ये 0 बन गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तब भी y की वैल्यू √7 और उससे ग्रेटर ही आएगी, ओके ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से देख लो सब लोग, एक बार 2 कॉमन निकाला तो अंदर में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये 19 प्लस 1/4 माइनस 1/4 ऐड किया है। ये क्यों, क्योंकि ये पहले ही 3 टर्म बन गई होल स्क्वायर, किसका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 75/4। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी और 75/2 आएगा। अब ये होल स्क्वायर होने के वजह से ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो ये सबसे छोटी वैल्यू अगर 0 देता है तो r की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी √75/2 ना, r की मिनिमम वैल्यू √75/2, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √75/2 ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ओके ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, अ टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेस P, Q, R एंड O, द एंगल बिटवीन द फेसेस OPQ एंड PQR। जैसे आपके सामने एक मैंने टेट्राहेड्रॉन बना है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन ये एक फेस हो गया इसका ट्रायंगल के फॉर्म में, ये दूसरा फेस होगा ट्रायंगल के फॉर्म में, और उस साइड में एक तीसरा फेस होगा वो भी ट्रायंगल के फॉर्म में होगा। मतलब ऐसे 3 ट्रायंगल के फेसेस से, और जो उसका बेस है वो भी क्या होता है ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड, ठीक है ना। तो लेकिन वैसे पिरामिड काफ़ी सारे प्रकार के बनाए जाते हैं, बट आप एक ऐसा पिरामिड कंसिडर करो जिसकी एक फेस ट्रायंगल है, जिसका दूसरा फेस भी क्या है ट्रायंगल है। मतलब कुछ ऐसा होगा, ये जैसे इमेजिन करो कि ये एक फेज़ है, ठीक है, ये एक फेज़ है, ये दूसरा 2 फेज़ हो गए, और एक ऐसा इधर से तीसरा फेज़, तो ऐसे 3 फेज़ मिलके क्या बन गया एक टेट्राहेड्रॉन। अच्छा उसका जो बेस रहेगा वो भी क्या रहेगा फेस के ही फॉर्म में। तो टोटल कितने फेस आने वाले 4 फेसेस, और चारों के चारों फेसेस कौन से फॉर्म में रहेंगे ट्रायंगल के फॉर्म में होने वाले हैं। इन्होंने क्या बोला गया, जो फेस है OPQ, देखो मैंने ड्रॉ भी करके रखा है OPQ, ये फेज़ आप इधर का समझो, ठीक है। इस OPQ फेज़ ने और PQR फेज़ ने कितना एंगल तैयार किया, मतलब OPQ फेज़ जैसे
ठीक है ना, कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी कि आप ऐसा समझो, ये उस ट्रायंगल का फेस हो गया, सॉरी टेट्राहेड्रॉन का ये एक फेस हो गया जो रेक्टेंगल के फॉर्म में, और ये हो गया उसका बेस, ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये जो फेस है ये बेस वाले के साथ कितना एंगल तैयार होगा ये पूछा गया। बात समझ में आ रही है? आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये एक फेस हो गया और ये क्या हो गया, उस टेट्राहेड्रॉन का बेस हो गया। तो इसने कितना एंगल तैयार किया वो पता करना है। अब एंगल कैसे पता करेंगे, तो हम हमेशा क्या करते हैं ना, जैसे ये एक फेस है इसका परपेंडिकुलर पता करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि एक फेस ये है और ये दूसरा फेस है, ठीक है, ये दो प्लेन, मान लो ये दो प्लेन है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला परपेंडिकुलर है, ये हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो दोनों के परपेंडिकुलर कैसे रहेंगे, दोनों के ठीक है। जैसे इमेजिन करो आप थोड़ा, ये मैं इधर बना भी देता हूँ लगे तो, मान लो कि ये एक प्लेन दिया है हमें और ये एक दूसरा प्लेन दिया है, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इस प्लेन का परपेंडिकुलर निकालता हूँ और इस प्लेन का परपेंडिकुलर निकालता हूँ। इन परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल दो प्लेन के बीच का होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि जब भी किसी दो प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना वो पता करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस प्लेन का जो भी परपेंडिकुलर होगा और इस प्लेन का जो भी परपेंडिकुलर होगा वो पता करता हूँ। इस कौन सा प्लेन, ओ पी क्यू प्लेन का परपेंडिकुलर पता करता हूँ और पी क्यू आर प्लेन का परपेंडिकुलर पता करता हूँ, और उन दो परपेंडिकुलर का आपस में क्या एंगल तैयार हो रहा है वो पता करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैं एक काम, आपको जैसे कि पता ही है, ओ पी वेक्टर ओ पी और वेक्टर ओ क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्योंकि देखो ये वेक्टर ओ पी हो गया, ये वेक्टर ओ क्यू हो गया, आप समझ पा रहे हो। ये देखो ध्यान से देख लेना, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये अगर पॉइंट ओ लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो आप। ये अगर पॉइंट O है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो O P Q मिला के देखो एक प्लेन तैयार हो रहा है, और वो प्लेन आपको शायद मेरे ख्याल से रेक्टेंगल के फॉर्म, सॉरी ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, किसका, वेक्टर OP और वेक्टर OQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर OP और वेक्टर OQ का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, और वो थर्ड वेक्टर इस OP को कैसा, इस प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो कि वो थर्ड वेक्टर है वेक्टर M, ठीक है। क्या क्या बात को समझो, मैं इस प्लेन का क्या निकालने वाला हूँ, ये प्लेन मतलब कौन सा, OPQ प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, OP और OQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर। वो थर्ड वेक्टर जो इसको कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, इस प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। लेट्स से वो परपेंडिकुलर वेक्टर है वेक्टर M, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, PR और PQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, PR और PQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, PR और PQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, एक थर्ड वेक्टर देगा जो इस प्लेन को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कौन सा प्लेन, PQR प्लेन को, मान लो वो है वेक्टर N, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, अब यहाँ से वेक्टर M निकलेगा और वेक्टर N निकल जाएगा। पहले वेक्टर M निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, IJK। अच्छा, वेक्टर OP पता है सबको, वेक्टर OP कैसे क्या आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा। वेक्टर OP मतलब वेक्टर P ना, तो 1 2 1 आएगा, और वेक्टर OQ 2 1 3 आ जाएगा। देखते हैं वेक्टर M कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 -J 3 - 2 1 प्लस K 1 - 4 -3। तो ये आ गया वेक्टर M 5I -J -3K।
ठीक है, ये वेक्टर m फाइंड आउट हो गया आपका। तो वेक्टर n कैसे निकालेंगे? वेक्टर n कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्रॉस में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में i j k लिखते हैं, फिर सेकेंड रो में पी आर के कंपोनेंट, पी आर कैसे निकालेंगे, -1 ये हो जाएगा -2, 1 -2 -1 2 -1 1, और फिर थर्ड रो में पी क्यू के कंपोनेंट 2 -1 1 आएगा, 1 -2 -1 आएगा, 3 -1 3 -1 2 हो गया। तो वेक्टर n कितना आ रहा है आपके पास, i लिया, फिर उससे रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो जाएगा -2, फिर माइनस और -1 +1 हो जाएगा, फिर -j लिया, फिर उससे रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, ये हो गया -4 -1, फिर +k लिया, फिर उससे रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, तो ये 2 माइनस और -1 +1। तो वेक्टर n फाइनली हमें क्या मिला, वेक्टर n मिल गया -i + 5j + 3k, ये वेक्टर n आ गया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, पहले वेक्टर m निकाला, वेक्टर m मतलब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, चलो ये परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन को, तो ये क्या हो गया अपना वेक्टर m हो गया। और फिर इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि ये इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, और इन दो, ये जैसे वेक्टर n है, ठीक है, ये वेक्टर n है, तो इन वेक्टर m और वेक्टर n के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का होगा। तो अब हमें वेक्टर m और वेक्टर n के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर m डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर m मॉड ऑफ वेक्टर n। अच्छा, वेक्टर m और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा -5, ठीक है। अच्छा, ये मॉड के अंदर होता है, ठीक है ना, ओके, -5, फिर से -5 और -9 डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया ना, 5 इंटू -1 -5 -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 3 -9 अपॉन में इसका मॉड, m का मॉड, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ रहा है 35, और ये वेक्टर n का मॉड, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 35 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, 35 आ गया ये। तो फाइनली हमें कितना मिल रहा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में आ गया -19, मॉड उसको +19 कर देगा, अपॉन में आ गया 35, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 19 अपॉन 35। तो ये रहेगा वेक्टर m और वेक्टर n के बीच में एंगल, वेक्टर m और वेक्टर n के बीच में एंगल। तो वेक्टर m और वेक्टर n के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल उस प्लेन के बीच में भी होगा। तो इस ओवरऑल न्यूमेरिकल में हमने कंसेप्ट क्या सीखा कि अगर मुझे किसी दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं पहले उन दो प्लेन का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, और जो भी उन परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होगा, परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि दो परपेंडिकुलर है, नहीं, एक प्लेन को परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो दो परपेंडिकुलर का आपस में क्या रिलेशन होगा, आपस में क्या एंगल आएगा, वही एंगल रहेगा दो प्लेन के बीच का, ठीक है, ओके। अच्छा, ये चीज़ ना हम लोग आगे जाके प्लेन चैप्टर करने वाले हैं, 3D में लाइन प्लेन करके चैप्टर करने वाले, वहाँ पे भी और क्लियर होगा, बट वैसे भी आपको कंसेप्ट क्लियर रखना ही है कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में क्या एंगल है वो पता होना चाहिए, ओके, ठीक। अब आते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, जिन बच्चों को पता नहीं है कि वर्कशीट कहाँ पे है, ये वर्कशीट कहाँ मिल जाएगी, तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे ये वर्कशीट अपलोड की है, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे भी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वो वर्कशीट को डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी √29, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, वेक्टर ए क्रॉस 2i + 3j + 4k ये इक्वल में है 2i + 3j + 4k
क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, कुछ ऐसे कंडीशन है। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -7i + 2j + 3k। यानी अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, देखो 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k। तो वेक्टर ए क्रॉस 2i + 3j + 4k, अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, मैं दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो आपको पता है साइन लगता है माइनस, तो वेक्टर बी क्रॉस 2i + 3j + 4k आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले को अगर उठा के इधर लेके आ गए तो कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर ए क्रॉस 2i + 3j + 4k प्लस वेक्टर बी क्रॉस 2i + 3j + 4k इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन निकल रहा है, देखो कॉमन निकला तो क्या बचा यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस में आएगा 2i + 3j + 4k इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब कंसेप्ट को समझो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर के एडिशन करने पे क्या था, एक वेक्टर ही आता है, दो वेक्टर के एडिशन करने पे एक वेक्टर आता है, और ये भी क्या एक वेक्टर है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि सर ये भी तो 0 हो सकता है, नहीं, ये वेक्टर है, वेक्टर के कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है ना। हम यही मान के चलते हैं कि वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो 0 वेक्टर नहीं है, और ये भी 0 वेक्टर नहीं है, ये तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब इस पूरे क्वांटिटी को 0 कौन बना सकता है, यही बना सकता है, और इसको 0 कौन बना सकता है, थीटा। थीटा 0 होगा तभी ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल तो ही थीटा की वैल्यू 0 आएगी और तो ही ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये वेक्टर मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस किसके साथ, इस वेक्टर के साथ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो। तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2i + 3j + 4k। ये समझा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो रिलेशन क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो यहाँ पे एक वेक्टर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ दूसरा वेक्टर क्या है, ये 2i + 3j + 4k, दोनों का क्रॉस 0 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब क्या करें, अब मैं दोनों तरफ मॉड लेता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये भी मॉड होगा, तो लैम्बडा का मॉड और मॉड ऑफ 2i + 3j + 4k, ठीक है ना, मॉड ले लिया। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड कितना दिया, √29, ठीक है। लैम्बडा का मॉड और इसका मॉड कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया ये 29 हो गया, √29 यानी मॉड ऑफ लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। मॉड ऑफ लैम्बडा की वैल्यू 1 आ रही है, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आ जाएगी, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। अगर लैम्बडा की वैल्यू +1 लिए हमने, लैम्बडा की वैल्यू अगर +1 लिए तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये किसके बराबर में आएगा, लैम्बडा की वैल्यू अगर +1 है तो 2i + 3j + 4k के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर -1 लिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर लैम्बडा के लिए -1 लिए तो -2i - 3j - 4k के बराबर में आएगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये। तो मैं पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये मान के चलता हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों का, वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -7i प्लस 2j प्लस 3 के साथ कितना आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसका i कंपोनेंट है 2 और इसका i कंपोनेंट है -7, तो ये हो जाएगा -14। इसका j कंपोनेंट है 3 और इसका j कंपोनेंट है 2, तो ये हो जाएगा 6। इसका k कंपोनेंट है 4, इसका k कंपोनेंट है 3, तो ये हो जाएगा 12। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, फाइनली आ रहा है 4। तो एक आंसर आ रहा है 4, ठीक है। अच्छा 4 अपने को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और अगर ये देखते तो क्या होता, तो -2 और -7, -2 और -7 ये हो जाता 14, -3 और 2, -3 इंटू 2 -6, और ये -4 इंटू 3 -12। आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आएगा। ये हो गया कितना, 2 -4 कितना, -4। तो एक आंसर आ रहा है +4 और एक आंसर आ रहा है -4। अपने पास ऑप्शन में क्या दिया है, +4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपका आज वेक्टर चैप्टर पे जो वर्कशीट हमने डिस्कस की थी उसका सेकंड लेक्चर आज कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टली किसी भी लेक्चर को मत देखो जब तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर मिलके वर्कशीट के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लेक्चर नंबर 7 तक हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं किसके, वर्कशीट के। वर्कशीट कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वर्कशीट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे वर्कशीट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, ठीक है।